नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर, झारखंड। आज मैं बात करूंगी कि वैशेषिक दर्शन के पदार्थ सिद्धांत के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ वह है जो प्रमेय हो तथा अभिधेय हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अर्थात जो ज्ञान का विषय हो तथा जिसे नाम दिया जा सके उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मुख्य रूप से पदार्थ सिद्धांत के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव का थ्योरी का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स रूप में कि क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जैसे मैंने कि आपको भी बताया कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ वह होता है जो प्रमेय हो तथा अभिधेय हो। तो एग्ज़ाम में आएगा कि जो प्रमेय हो तथा अभिधेय हो वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पदार्थ सिद्ध कहते हैं। किस सिद्धांत किसके दर्शन में यह चर्चा की गई है, तो वैशेषिक दर्शन में यह चर्चा की गई है। अब है कि वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थों की चर्चा की गई है, तो वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों की चर्चा की गई है। अब फिर प्रश्न है वो 7 पदार्थ कौन कौन से हैं, तो 7 पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अब प्रश्न है कि जो 7 हमारे पदार्थ हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 7 पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। जो मेरे भाव पदार्थ हैं वह 6 हैं, द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, संभाव है, और दूसरा जो है वो है हमारा अभाव पदार्थ। अब प्रश्न है अभाव पदार्थ कितने प्रकार का होता है। भाव पदार्थ कितने प्रकार का है, तो 6। अभाव पदार्थ कितने प्रकार का है, तो 2। नंबर 1 संसर्गाभाव, नंबर 2 अनोन्याभाव। अब प्रश्न है कि संसर्गाभाव कितने प्रकार का होता है, तो संसर्गाभाव 3 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं किसी पुस्तक में 4 प्रकार के संसर्गाभाव की चर्चा की गई है। तो मुख्य रूप से संसर्गाभाव 3 प्रकार का होता है। पहला प्राग भाव, दूसरा ध्वंसा भाव, तीसरा आत्यंतिक भाव, ठीक है, और जो चौथा अभाव है जिसकी चर्चा की गई है वो है सामयिक अभाव। तो इस तरह से 4 प्रकार के अभाव की चर्चा हम पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वैशेषिक सूत्र की रचना किसने की थी, तो महर्षि कणाद ने की थी। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि कणाद हैं। अब है कि वैशेषिक सूत्र से प्रभावित होकर के किसने भाष्य लिखा था, तो प्रशस्तपाद ने भाष्य लिखा था और जिसका नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। तो वैशेषिक सूत्र से प्रभावित होकर प्रशस्तपाद ने पदार्थ धर्म संग्रह भाष्य को लिखा। अब है कि जो टीकाएँ लिखी गई थी वो उसे कौन कौन ने लिखी, तो उदयन ने किरणावली लिखा था और श्रीधर ने न्याय कंदली को लिखा था। उदयन ने क्या लिखा था, किरणावली, तथा श्रीधर ने न्याय कंदली को लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आ गए। अब बात होता है कि पदार्थ जो हमारे हैं, मैंने बता दिया कि पदार्थ वह हैं जो प्रमेय तथा अभिधेय हैं। तो सबसे पहला पदार्थ कौन है, तो द्रव्य है। तो द्रव्य किसे कहते हैं, तो द्रव्य वह है जो गुण तथा कर्म का, द्रव्य वह है जिसमें गुण तथा कर्म आश्रय के रूप में हो तथा वह समवायी कारण के रूप में जुड़ा है। समवायी कारण क्या होता है, समवायी कारण वह कारण होता है जो संवेद रूप से जुड़ा रहता है, जो अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, जो आवश्यक रूप से जुड़ा रहता है, उसे हम लोग समवायी कारण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारे द्रव्य हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ द्रव्य के 9 प्रकार के द्रव्यों की चर्चा की गई है। 9 प्रकार के द्रव्य कौन कौन हैं, तो पृथ्वी हैं, जल हैं, वायु हैं, आकाश है। ठीक है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो ये 9 प्रकार के क्या हैं, आपके द्रव्य हैं। तो इन 9 प्रकार के द्रव्यों के में किसको सक्रिय द्रव्य माना गया और इसको निष्क्रिय द्रव्य माना गया। तो ये 9 प्रकार के द्रव्यों में 5 सक्रिय द्रव्य हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है,
पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये क्या है? 5 जो होते हैं, ये 5 हमारे क्या होते हैं? 5 हमारे सक्रिय द्रव्य और 4 हमारे क्या है? निष्क्रिय द्रव्य। आकाश, काल, दिक् और आत्मा, ये 4 निष्क्रिय द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब दूसरा पदार्थ क्या है? गुण है। तो गुण किसको कहते हैं? गुण उसको कहते हैं जो द्रव्य में आश्रित रहता है, लेकिन गुण स्वयं निर्गुण होता है तथा साथ ही वह क्या होता है? वह निष्क्रिय होता है। तो गुण का अपना कोई गुण नहीं होता। गुण में कैसे है? जैसे कि गुण किसको कह सकते हैं? जैसे सफ़ेदी, ईमानदारी, लाली, ये सब क्या है? गुण है। तो गुण कितने प्रकार के हैं? तो गुण 24 प्रकार के हैं। कौन कौन गुण है? तो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, बुद्धि, प्रयत्न, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म, ये 24 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? गुण होते हैं। अब तीसरा होता है कि कर्म क्या है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म वह है जो एक ही द्रव्य के आश्रित हो और जो स्वयं क्या हो? गुण रहित हो, अर्थात जो संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण हो। तो इस तरह से गुण में निम्नलिखित बातें निहित हैं। कर्म जो होता है द्रव्याश्रित होता है। कर्म जो होता है द्रव्याश्रित होता है। ओपन कर दो। कर्म जो होता है द्रव्याश्रित होता है, अर्थात किसी न किसी कर्म में, अर्थात किसी न किसी द्रव्य में क्या होता है? वो निहित रहता है, किसी न किसी द्रव्य में निहित रहता है। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, हम दूसरे फ़ोन में तुम लोगों का वीडियो बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, तो तुम लोग इसको सुनते जाओ, ठीक है? ठीक है ना? 2 फ़ोन साथ में ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को शांति से सुनो तुम लोग। तो हम बता रहे हैं कि कर्म किसको कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म वह है जो एक ही द्रव्य के आश्रित हो और जो स्वयं गुण रहित हो और जो संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण हो, उसे हम लोग कर्म कहते हैं। तो कर्म जो होता है वह द्रव्याश्रित होता है, अर्थात किसी न किसी द्रव्य में निहित रहता है। और कर्म का क्या होता है? कर्म का कोई गुण नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन कर्म संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण होता है। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न उठता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आएगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुचन, प्रसारण, गमन। अब है कि उत्क्षेपण किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु को ऊर्ध्व दिशा की ओर फेंकना उत्क्षेपण। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि उत्क्षेपण किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु को ऊर्ध्व दिशा की ओर फेंकना उत्क्षेपण है। अवक्षेपण किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु को आधा दिशा की ओर फेंकना अवक्षेपण कहलाता है। अब है आकुचन किसको कहते हैं? जब हम हाथ पैरों को सिकोड़ते हैं या जब किसी चीज़ में सिकुड़न को महसूस करते हैं तो आकुचन है। प्रसारण किसको कहते हैं? जब हम जहाँ फैलाव होता है, विस्तार होता है, उसे हम लोग प्रसारण कहते हैं। तो जैसे हाथ पाँव को फैला देना प्रसारण है। अब है कि गमन किसको कहते हैं? तो गमन का तात्पर्य क्या है? गति से होता है, ठीक है। तो गमन का तात्पर्य किससे होता है? तो गति से होता है। तो जहाँ गति हो, जैसे कलकत्ता से पटना जाना, ठीक है, तो कलकत्ता से पटना जाना, चलना, दौड़ना, ये सब गति के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से तुम लोग को पूछा जाएगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो तुम लोग को एग्जाम में बताना है कि कर्म जो होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का तुम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और इसी तरह से तुम लोग को क्लियर करते जाना है, ठीक है। कर्म भी हमारा हो गया। अब है कि द्रव्य, गुण और कर्म में क्या संबंध होता है, ठीक है। प्रश्न है कि द्रव्य, गुण और कर्म में क्या संबंध होता है। तो ये तीनों जो हैं एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, समान रूप से संवेद रहता है। तो द्रव्य, गुण और कर्म में क्या संबंध है। तो ये तीनों एक दूसरे से पूर्ण संबंध स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि द्रव्य जो होता है वो गुण कर्म पक्षी, मतलब कि गुण द्रव्य जो होता है उसमें गुण और द्रव्य क्या होते हैं? आश्रय के रूप में रहते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो पूर्ण स्वतंत्र पदार्थ के रूप में मतलब कि द्रव्य इन्हें स्वतंत्र पदार्थ कहा गया है, लेकिन जहाँ तक एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्रता की बात है तो एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो पदार्थ क्या है? अभिधेय है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं। तो पदार्थ मेरा क्या होता है? पदार्थ मेरा अभिधेय है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं। अब है कि पदार्थ अभिधेय और प्रमेय को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग द्रव्य, गुण और कर्म स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, और भले ही ये एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। तो इस तरह से हमको द्रव्य और गुण और कर्म को समझना है कि द्रव्य वह होता है जिसमें गुण और कर्म आश्रित रहते हैं। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा था क्रिया गुणवत समवायी कारण मिति द्रव्य लक्षणम, किसने कहा है क्रिया गुणवत समवायी कारण मिति द्रव्य लक्षणम? तो वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि क्रिया गुणवत समवायी कारण मिति द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य वह है जिसमें क्रिया और गुण जो होते हैं वह समवायी कारण के रूप में समवेत रहता है, वह समवायी कारण के रूप में आश्रित रहता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समवायी कारण के रूप में आश्रित रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषित किया गया है। अब है जो मेरा चौथा जो मेरा पदार्थ है सामान्य। तो सामान्य को लेकर ऑब्जेक्टिव किस तरह का एग्जाम में आ सकता है? तो सामान्य को लेकर जब हम बात करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव किस तरह से आ सकता है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सामान्य क्या है? सामान्य तो एक जाति होती है। ठीक है, और वह क्या है? वह अनेक वस्तुओं में अनुगत रहता है। तो सामान्य क्या है? सामान्य को जाति कहते हैं। और सामान्य क्या है? ऑब्जेक्टिव में जैसे क्वेश्चन आएगा, सामान्य क्या है? नित्य है, अनित्य है। तो सामान्य क्या होता है हमारा? सामान्य जो होता है वह नित्य होता है, और साथ ही वह एक होता है और अनेकानुगत माना गया है। सामान्य को क्या माना गया है? नित्य माना गया है और अनेकानुगत माना गया है। तो ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन है कि किसको अनेकानुगत माना गया है? तो सामान्य को अनेकानुगत माना गया है। तो प्रश्न उठता है कि अनेकानुगत का अर्थ क्या होता है? तो अनेकानुगत वह होता है जो किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों से अनुगत रहता है। ठीक है, तो अर्थात सभी व्यक्तियों या वस्तु में जो समवाय रूप से यानी कि अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जो जुड़ा रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग सामान्य कहते, मतलब सामान्य समवाय वह है जो किसी वस्तु में अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समवाय कहते हैं। तो समवाय को इस रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से हम लोग समवाय को समझ रहे हैं। तो बात है कि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? हम सामान्य की चर्चा कर रहे हैं कि सामान्य किसे कहते हैं। तो सामान्य को हम लोग समान वह होता है जो किसी वस्तु में या किसी जाति में पाए जाने वाला वह गुण जो किसी वस्तु या व्यक्ति में सामान्य रूप से सबों में पाया जाता है। तो उसके उस गुण के आधार पर सबों के लिए जब हम सामान्यीकरण करते हैं तो उसे हम सामान्य कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मनुष्य है, तो हम सभी क्या है? मनुष्य, लेकिन हम सबों में क्या है? खास गुण है। वह क्या होता है? वह खास गुण क्या है? जैसे कि वह खास गुण हमारा होता है जैसे कि हम कह दें मनुष्यत्व है। ठीक है, सभी मनुष्यों में सामान्य गुण के आधार पर हम कह दें कि मनुष्यत्व। तो ये मनुष्यत्व क्या है? ये हमारा सामान्य है। हमने सभी व्यक्तियों में खास गुण पाया, विवेकशीलता, बुद्धि, और उसके आधार पर हमने सभी व्यक्तियों के लिए कह दिया, एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया गुण के आधार पर, मनुष्यत्व। तो ये मनुष्यत्व जो हमारा है ये हमारा सामान्य होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य जो है आते जाते रहते हैं, और एक मनुष्य की मृत्यु होती है, दूसरा जीवित होता है, लेकिन मनुष्यत्व जो आदर्श है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए सामान्य हमेशा नित्य होता है। नित्य का मतलब जिसका नाश नहीं होता है। तो इस तरह से हमने समझा सामान्य नित्य होता है और अनेकानुगत होता है। वो सभी वस्तुओं में, अनेक वस्तुओं में क्या होता है? समवायी रूप से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से हम लोग समवाय को जानते हैं। अब प्रश्न यह भी उठता है कि हमारा जो न्याय वैशेषिक है वह किस प्रकार के सामान्य की सत्ता को मानता है? तो हमारा जो न्याय वैशेषिक दर्शन है वह वस्तुवाद को मानता है। ठीक है, भारतीय दर्शन वस्तुवाद को मानता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय दर्शन में कितने सामान्यों की चर्चा की गई है? तो भारतीय दर्शन में क्या है? 3 प्रकार के सामान्यों की चर्चा की गई है। पहला जो भारतीय दर्शन में सामान्य होता
होता है वह सामान्य हमारा क्या है, वह हमारा सामान्य है नामवाद, दूसरा मेरा संप्रदायवाद और तीसरा मेरा वस्तुवाद है। अब प्रश्न उठता है कि नामवाद के समर्थक कौन है, तो बौद्ध दर्शन जो है वो नामवाद के समर्थक है। संप्रदायवाद के समर्थक कौन है, तो संप्रदायवाद के समर्थक जैन दर्शन है। वस्तुवाद के समर्थक कौन है, तो वस्तुवाद के समर्थक हमारा कौन है, न्याय वैशेषिक है, जो वस्तुवाद का समर्थक है। अब एक प्रश्न उठता है कि हम वैशेषिक के साथ न्याय क्यों जोड़ते हैं, हमेशा न्याय वैशेषिक कह के क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि ये एलाइड फिलॉसफी है, समान तंत्र है। न्याय और वैशेषिक में बहुत सी बातों में समानता होती है, कहीं कहीं जो होती है भिन्नता होती है, इसी के कारण न्याय को न्याय दर्शन और वैशेषिक को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। बट बहुत सी बातों में समानता होने के कारण हम न्याय वैशेषिक कहकर पुकारते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग क्या है कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब है विशेष की चर्चा। तो विशेष मेरा क्या होता है, तो विशेष मेरा क्या है, विशेष जो मेरा है वो मेरा क्या है, वो मेरा चौथा पदार्थ जो है वो मेरा विशेष होता है। चौथे पदार्थ को क्या कहते हैं, विशेष। तो विशेष हम लोग किसको कहते हैं, तो विशेष हम लोग उसको कहते हैं जो एक दूसरे से भिन्नता प्रदान करता है। अर्थात विशेष वह पदार्थ है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या एक वस्तु विश्व के अन्य अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं से बिल्कुल अलग होता है। किसको हम लोग विशेष कहते हैं, विशेष हम लोग उसको कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु विश्व के अन्य अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उसको हम लोग विशेष कहते हैं। जैसे दिख है, काल है, आकाश है, मन है, आत्मा है, परमाणु है। इसके परमाणु क्या होते हैं, क्वेश्चन आएगा। देख, काल, आकाश, आत्मा और परमाणु क्या होते हैं, तो इसके परमाणु निर्वय होते हैं और नित्य होते हैं। इन निर्वय और नित्य परमाणुओं में एक मन का दूसरे मन से, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से, एक परमाणु का दूसरे परमाणु से जो भेद विभेद होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भेद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, तो पदार्थ वह पदार्थ है जिसके द्वारा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक विश्व का अन्य अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं से बिल्कुल क्या है, विशेष वह पदार्थ है जिसमें के द्वारा एक व्यक्ति या एक वस्तु विश्व के अन्य अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं से बिल्कुल अलग होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग विशेष कहते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि विशेष की कितनी विशेषताएं हैं, तो विशेष की क्या है, दो विशेषताएं होती है। पहली विशेषता क्या है, तो सामान्य रहित है, और दूसरी विशेषता क्या है, तो एक व्यक्ति वृत्ति है। तो विशेष की क्या होती है, दो विशेषताएं। विशेष की क्या है, विशेष की दो विशेषताएं होती है। ठीक है, तो विशेष की दो विशेषताएं होती है और पहली क्या होती है हमारी, तो पहली हमारी होती है विशेष की विशेषता में हम देखें पहली विशेषता कौन सी है, तो पहली विशेषता जो हमारी है वो है सामान्य रहित है। और दूसरी विशेषता कौन सी है, तो दूसरी विशेषता जो मेरी होती है वो एक व्यक्ति वृत्ति है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सामान्य की कितनी विशेषताएं हैं, तो सामान्य की दो विशेषताएं होती है। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा आप लोग के पास, ऑब्जेक्टिव में जैसा कि क्वेश्चन आता है कि सामान्य रहित क्या है और एक व्यक्ति वृत्ति क्या है। तो जब हम सामान्य रहित की बात करते हैं कि सामान्य रहित मेरा क्या होता है, तो जब हम सामान्य रहित की बात करेंगे तो सामान्य रहित का तात्पर्य है कि विशेष का सामान्य नहीं होता है। सामान्य रहित का क्या तात्पर्य है कि विशेष का सामान्य नहीं होता है। और एक व्यक्ति वृत्ति, तो एक व्यक्ति वृत्ति का क्या अर्थ होता है, तो एक व्यक्ति वृत्ति का अर्थ होता है कि विशेष एक ही व्यक्ति में संवेद रहता है। तो विशेष एक ही व्यक्ति में संवेद रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि विशेष एक ही व्यक्ति में संवेद रहता है, उसको एक व्यक्ति वृत्ति कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि विशेष में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं लगातार 15-20 मिनट से आप लोगों को 15 मिनट से बता रही हूँ कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से हम आगे चर्चा करते जाएंगे कि विशेष क्या है। तो विशेष एक स्वतंत्र पदार्थ होता है। अपनी माइक म्यूट रखिए, हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहे हैं, चुपचाप सुनते जाइए। मैम ज्वाइन तो है, माइक उसका बंद है, पता नहीं
क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं हम लोग विशेष की। तो विशेष क्या हो रहा है कि विशेष को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो विशेष को कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या है, सामान्य रहित है, और दूसरा क्या है, एक व्यक्ति वृत्ति है। तो विशेष क्या होता है, तो विशेष हमारा क्या है, स्वतंत्र पदार्थ है विशेष। और वह क्या होता है, वह जो होता है वह अभिधेय है, और वह क्या होता है, वह प्रमेय है। तो हमारा जो 5वां जो पदार्थ था वो मेरा विशेष था। अभी हम लोग छठे पदार्थ की चर्चा करेंगे। तो छठा पदार्थ क्या है, समवाय है। तो समवाय किसको कहते हैं हम लोग, तो समवाय हम लोग जानते हैं जब 2 वस्तुओं में अयुक्त सिद्ध संबंध होता है तो उसे हम समवाय कहते हैं। तो 2 वस्तुओं में अयुक्त सिद्ध संबंध। अब प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि अयुक्त सिद्ध क्या होता है, आप उसे स्पष्ट करें। तो जब अयुक्त सिद्ध का बात आता है तो अयुक्त का अर्थ होता है कि जिसे एक दूसरे से अलग नहीं होता, अर्थात 2 वस्तुएं हमेशा साथ साथ होती हैं, जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग अयुक्त सिद्ध संबंध कहते हैं। तो वो क्या होता है, तो यह जो हमारा समवाय संबंध है यह नित्य होता है, अनादि होता है और अनंत होता है। यह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आप लोग से पूछा जाएगा समवाय संबंध कैसा होता है। तो समवाय संबंध जो होता है वह नित्य होता है, अनादि होता है और अनंत होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समवाय संबंध कहते हैं। तो इस तरह से समवाय की चर्चा की जा रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यह समवाय का 1-2 उदाहरण को भी रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे कुछ उदाहरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस प्रकार के संबंध है। जैसे कि बताइए, अंग्रेज और गोरापन में किस प्रकार का संवेद है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, समवाय है, संयोग है, और 1-2 ऑप्शन से रख दिए जाएंगे। तो क्या संबंध है, तो आपको लिखना है कि अंग्रेज और गोरापन में समवाय संबंध होता है। नारंगी और मिठास में क्या है, समवाय संबंध है। सेब और लाली में क्या है, समवाय संबंध है। अब इसके साथ साथ एक प्रश्न उठता है, ठीक है, इसके साथ साथ एक और प्रश्न उठता है कि इसके साथ साथ एक और प्रश्न उठता है कि आपका जो संयोग संबंध है, तो संयोग संबंध क्या होता है। तो जब हम बात संयोग संबंध की कर रहे हैं तो संयोग क्या होता है, तो संयोग संबंध वह संबंध होता है जो शादी और शांत होता है। अब यह शादी और शांत किस में प्रयोग होता है, वह संयोग संबंध में प्रयोग होता है। जब हम यह कहते हैं कि यह नित्य है, अनादि है, अनंत है, तो नित्य अनादि अनंत किस में प्रयोग होता है, तो नित्य अनादि अनंत जो होता है वो समवाय संबंध में प्रयुक्त होता है। और जब हम लोग शादी और शांत कहते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा संयोग संबंध में प्रयोग होता है। तो संयोग का जैसे संबंध होता है, जैसे संयोग का संबंध होता है, जैसे हम बोल दें नदी और नाव, तो नदी और नाव क्या होता है, नदी से नाव को हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया कि आप नदी और नाव को जो संबंध होता है वो बताइए कि नदी और नाव का संबंध जो होता है वो किस तरह का है। नदी और नाव का संबंध जो होता है वो समवाय है, संयोग है। तो नदी और नाव में क्या संबंध है, वो आपका संयोग का संबंध है। तो नदी और नाव में संयोग का संबंध है। जैसे मेज पर पुस्तक है और मेज है और उस पर पुस्तक है, तो मेज और पुस्तक में किस प्रकार का संबंध होता है, तो मेज और पुस्तक में जो संबंध होता है वह क्या है कि जैसे कि हम कहें कि पुस्तक, जैसे कि मेज पर पुस्तक है तो पुस्तक को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज से हटा भी सकते हैं। तो ये जो हमारा संबंध होता है, ये हमारा जो संबंध है ये संयोग संबंध होता है। तो जिसको हटाया जा सके, अलग किया जा सके, वो संयोग संबंध है। और लेकिन जो 2 अयुक्त सीधे हैं जिसे हम अलग कर ही नहीं सकते, वो हमारा समवाय संबंध होता है। आई थिंक आप लोगों का क्लियर होगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से पदार्थ सिद्धांत जो आपका पोर्शन है, जो आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, उसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का समवाय संबंध पाया जाता है। तो इसकी कुछ मैं एग्जाम्पल दे के बात करूँ कि जैसे कि इन लोगों में संबंध जो होता है
अवयव और अवयवी का। जैसे धागा और कपड़ा को लीजिए, तो क्या कभी हम धागे से कपड़ा को अलग कर सकते हैं? नहीं, धागा से कपड़ा कभी अलग नहीं होगा। अगर हम धागा से कपड़ा को अलग कर दें तो वो कपड़ा कपड़ा नहीं रह जाता है। तो ये जो मेरा संबंध होता है वो आपका संबंध अवयव अवयवी का है। तो समवाय संबंध में संबंध जो होता है अवयव अवयवी का होता है, जैसे धागा और कपड़ा का होता है। फिर गुण और गुणी का। अब गुण और गुणी क्या होते हैं? तो गुण और गुणी का संबंध है अग्नि और उष्णत्व का। ठीक है, आग है, जैसे आग जलता है तो उससे क्या होता है? गर्मी मिलती है। क्या हम कभी अग्नि से गर्मी को ऊष्मा को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो अग्नि और उष्णत्व में जो संबंध होता है वो मेरा क्या होता है? वो भी मेरा समवाय संबंध के अंतर्गत आता है। फिर क्रिया और क्रियावान है। तो क्रिया और क्रियावान क्या होता है? वायु और उसकी गति। हम चाहें तो भी वायु और उसकी गति से अलग नहीं कर सकते हैं। तो वायु और उसकी गति, साथ ही जाति और व्यक्ति। तो गोत्व और गो में, तो गोत्व और गो विशेष और नित्य, आकाश और आकाशत्व में समवाय संबंध पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग समवाय संबंधों की चर्चा करते हैं। अब है कि जब समवाय दो पदार्थों द्रव्य गुण, आपका द्रव्य कर्म, गुण कर्म, सामान्य विशेष, द्रव्य द्रव्यत्व आदि के बीच अनिवार्य आंतरिक संबंध है तो यह पदार्थ क्यों कहलाता है? तो वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत पदार्थ वही होता है जिसे नाम दिया जा सके और जिसका ज्ञान होता है उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समवाय संबंधों की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो समवाय ज्ञान क्या होता है? यह ज्ञान का विषय है और इसे अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। अतः यह क्या है? अतीन्द्रिय पदार्थ है। यही कारण है कि समवाय एक स्वतंत्र पदार्थ है। समवाय को हम लोग कौन से पदार्थ के रूप में जान रहे हैं? तो स्वतंत्र पदार्थ के। तो इस तरह से हम लोग 6 पदार्थों में ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ सकता है इसकी चर्चा किए। हम अब 7वें पदार्थ पे आते हैं कि मेरा 7वां पदार्थ क्या है। तो 7वां जो मेरा पदार्थ होता है वो अभाव पदार्थ है। तो अब प्रश्न उठता है कि अभाव से क्या क्या मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ के आ सकता है अभाव पदार्थ से। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मेरा अभाव पदार्थ क्या होता है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन में अभाव को भाव का प्रतियोगी माना गया है। क्वेश्चन आएगा किसको किसका प्रतियोगी माना गया है? तो न्याय वैशेषिक दर्शन में अभाव को भाव का प्रतियोगी माना गया है। अब है इसको हम इस तरह से परिभाषित करें कि अभाव की परिभाषा इस तरह से दें, जिस पदार्थ का ज्ञान उसके विरोधी पदार्थ के ज्ञान के बिना संभव नहीं। जिस पदार्थ का ज्ञान उसके विरोधी पदार्थ के ज्ञान के बिना संभव नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अभाव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अभाव के बिना भाव का और भाव के बिना अभाव का हमें क्या हो सकता है? ज्ञान नहीं हो सकता है। तो अनुयोगी में प्रतियोगी की अनुपस्थिति अभाव है। अभाव क्या है? एक लाइन में डिफाइन करें, अनुयोगी में प्रतियोगी की अनुपस्थिति अभाव है। ठीक है, तो या फिर कहें जिस पदार्थ का ज्ञान उसके विरोधी पदार्थ के ज्ञान के बिना संभव नहीं उसे हम लोग अभाव पदार्थ कहते हैं। अब है कि अभाव को कितने भागों में बांटा गया, या फिर मैं पहले क्लियर करूं कि अनुयोगी या प्रतियोगी क्या है। चाय में चीनी नहीं है तो चाय मेरा अनुयोगी और प्रतियोगी मेरा क्या है? चीनी नहीं है, चीनी है। तो अनुयोगी में प्रतियोगी की जो अनुपस्थिति होती है उसे हम लोग अभाव पदार्थ कहते हैं। अब हम आगे और डिस्कस करते हैं कि अभाव को कितने भागों में बांटा गया। तो अभाव को 2 भागों में बांटा गया, संसर्गा भाव और तादात्म्य भाव। और तादात्म्य भाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? तादात्म्य भाव को क्या कहा जाता है? तो तादात्म्य भाव को आप लोगों को कहना है अनोन्या भाव कहा जाता है। अब जो अभाव पदार्थ का जो खंडन किया, मतलब 2 भागों में बांटा गया, वो किसके अनुसार बांटा गया है? तो आपको बताना है कि वाचस्पति मिश्र के अनुसार अभाव को 2 भागों में बांटा गया है। एक संसर्गा भाव है और दूसरा क्या है? तादात्म्य भाव है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग अनोन्या भाव कहते हैं। तो संसर्गा भाव और अनोन्या भाव कहलाता है। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे और पढ़ते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ संसर्गा भाव क्या होता है। तो जब दो वस्तुओं या पदार्थों में संसर्ग का भाव रहता है तो उसे संसर्गा भाव कहते हैं। किसको कहते हैं? जब दो वस्तुओं या पदार्थों में संसर्ग का भाव है तो संसर्गा भाव है। संसर्गा भाव कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, प्राग भाव, ध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव किसको कहते हैं? वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि किसी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उस कार्य का अपने कारण में जो अभाव होता है उसे प्राग भाव कहते हैं। किसको प्राग भाव कहते हैं? किसी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उस कार्य का जो कारण में अभाव होता है उसे प्राग भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घड़ा बनने से पहले मिट्टी में घड़े का अभाव होता है तो ये मेरा प्राग भाव। ध्वंसा भाव क्या है? ध्वंस का क्या होता है? विनष्ट हो जाना। तो जब कोई चीज़ नष्ट हो जाती है तो उसके बाद पुनः वो चीज़ वापस नहीं आती। जैसे घड़ा को ले लीजिए, घड़ा अगर नष्ट हो जाता है तो घड़ा वापस नहीं आता, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वंसा भाव कहते हैं। ठीक है, तो ध्वंसा भाव क्या होता है? ध्वंसा भाव शादी होता है और अनंत होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ध्वंसा भाव को समझते हैं। और प्राग भाव क्या होता है? प्राग भाव हमारा अनादि होता है और अनंत होता है। तो प्राग भाव मेरा अनादि होता है, सॉरी अनंत नहीं, शांत होता है। तो प्राग भाव मेरा अनादि और शांत होता है और ध्वंसा भाव जो मेरा होता है वह शादी है और अनंत है। ठीक है, अब है अत्यंता भाव किसको कहते हैं? तो जब दो वस्तुओं का संसर्ग किसी भी काल में, वर्तमान हो, भूत हो, भविष्य हो, किसी भी काल में जब दो वस्तुओं का संसर्ग नहीं होता है तो उसको हम लोग ध्वंसा भाव, सॉरी अत्यंता भाव कहते हैं। तो जब दो वस्तुओं का संसर्ग ना भूत में हो, ना भविष्य में हो, ना वर्तमान में हो, त्रैकालिक भाव होता है तो उसे हम लोग संसर्गा भाव, अत्यंता भाव कहते हैं। अब अत्यंता भाव को इस तरह से समझें जैसे वायु में रूप का भाव, किसी भी, न भूत में, न वर्तमान में, भविष्य में, कभी भी हम लोग वायु में रूप को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये मेरा क्या होता है? ये मेरा अत्यंता भाव अभाव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझें। और अत्यंता भाव क्या होता है? तो जैसे प्राग भाव शांत है, ध्वंसा भाव शादी होता है। तो इस तरह से जो मेरा अत्यंता भाव होता है इसको क्या है? इस अभाव की उत्पत्ति और अंत बताना असंभव होता है। तो अत्यंता भाव की उत्पत्ति और अंत बताना क्या होता है? असंभव होता है। अब हम बात कर लें कि सामयिक अभाव क्या होता है। मैंने कहा कि एक सामयिक अभाव भी होता है। ठीक है, किसी पुस्तक में अभाव के चौथे भाग की, मतलब चौथे प्रकार की चर्चा की गई है। तो सामयिक अभाव, तो सामयिक अभाव क्या होता है? तो सामयिक अभाव वह अभाव होता है जिसमें हम कुछ क्षण के लिए अभाव को पाते हैं लेकिन वो फिर वह वापस उसमें भाव प्रकट हो जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैं पुस्तक को थोड़ा रीडिंग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से और स्पष्ट हो जाए। तो सामयिक अभाव, अत्यंता भाव को सम्या भाव भी कहा जाता है क्योंकि यह भाव न तो किसी समय उत्पन्न होता है और न किसी समय में अंत होता है। अब है कि जैसे कि सम्या भाव के अंतर्गत ही कभी कभी किसी अभाव की उत्पत्ति होती है और किसी अभाव का विनाश भी होता है। जैसे बेहोशी की अवस्था, जब मनुष्य बेहोश हो जाता है तो उसमें चेतना का अभाव होता है लेकिन होश आने पर चेतना का अभाव का अंत हो जाता है। अतः वह अनुभव जो किसी क्षण उत्पन्न होता है और दूसरे क्षण विनष्ट हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सामयिक अभाव कहते हैं। तो सामयिक अभाव क्या होता है? सामयिक अभाव वह अभाव होता है जो किसी क्षण उत्पन्न होता है और दूसरे क्षण विनष्ट हो जाता है, उसे हम लोग सामयिक अभाव कहते हैं। तो यह अभाव क्या होता है? शादी होता है और शांत होता है, दोनों होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सामयिक अभाव भी कहते हैं। अब इस तरह से हो गया कि अभाव, पहले मैंने बताया कि संसर्ग का भाव 3 प्रकार का, प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। कहीं कहीं किसी पुस्तक में चौथे सामयिक अभाव की चर्चा की गई है। तो सामयिक अभाव क्या होता है? सामयिक अभाव वह होता है जो किसी क्षण उत्पन्न होता है और दूसरे क्षण विनष्ट हो जाता है। तो यह शादी होता है और शांत होता है। ठीक है, तो यह सामयिक अभाव क्षणिक अभाव होता है, इसलिए यह अनित्य होता है। तो इस तरह से हम लोग सामयिक अभाव को भी समझ लिए। अब लास्ट है अनोन्या भाव। अनोन्या भाव, तो अनोन्या भाव क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूरी तरह भिन्न होती है, उसमें कोई भी समानता नहीं होता है, तो उसे हम लोग अनन्या भाव कहते हैं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का
अभाव होता है। जैसे कि हम कह दें कि जो मेरा पट है वो घट नहीं है, या घट है वो पट नहीं है। घड़ा और कपड़ा क्या है, बिल्कुल अलग है। घड़े में कपड़े का अभाव, कपड़े में घड़े का अभाव। कभी भी घड़ा में कपड़ा और कपड़ा में घड़ा को हम नहीं पाते हैं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूरी तरह से भिन्न है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनन्याभाव कहते हैं। तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु का जो अभाव होता है वह अभाव क्या कहलाता है, अनन्याभाव कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अनन्याभाव को भी समझते हैं। तो अभाव का महत्व क्या होता है, तो अभाव पदार्थ का महत्व मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। जैसे कि कहा गया है दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। तो दुखों का अभाव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मोक्ष कहते हैं। तो दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति को यहाँ पर मोक्ष के रूप में माना गया है कि दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हमारी क्या होती है, दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हमारी मोक्ष होती है। तो इस तरह से अभाव को आप लोग समझे होंगे। ये आज हम डिस्कस कर रही थी मैं आप लोगों का वैशेषिक पदार्थ के ऊपर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। तो इस तरह से कुछ और इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं मैं उसे कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस को बोल देती हूँ ताकि और आप लोगों का क्लियर रहे। तो पदार्थ का नंबर 1, पदार्थ का ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पदार्थ का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। पदार्थ क्या होता है, वह जो अभिधेय और प्रमेय होता है। पदार्थ कितने हैं, 7 हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय और अभाव। इस तरह से पदार्थ मेरे 7 होते हैं। अब क्या है कि समवायी कारण किसको कहते हैं, तो गुण और क्रिया का समवायी कारण द्रव्य किसको कहते हैं, तो गुण और क्रिया का समवायी कारण द्रव्य होता है। द्रव्य कितने हैं, तो द्रव्य 9 होते हैं। इसमें से 5 सक्रिय हैं, 4 निष्क्रिय हैं। सक्रिय कौन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन। निष्क्रिय कौन, आकाश, काल, दिक् और आत्मा। गुण कितने प्रकार का है, तो 24 प्रकार के। गुण क्या होता है, जो गुणहीन है और निष्क्रिय है, ठीक है, और जिसका आश्रय द्रव्य है उसे हम लोग गुण कहते हैं। गुण कितने प्रकार के हैं, 24 प्रकार के। कौन कौन है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, संख्या है, परिणाम है, पृथकत्व है, संयोग है, विभाग है, परत्व है, अपरत्व है, गुरुत्व है, द्रव्यत्व है, स्नेह है, संस्कार है, बुद्धि है, प्रयत्न है, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म। ये क्या है, हमारे गुण होते हैं। कर्म क्या है, कर्म वह है जो द्रव्य पर आश्रित रहता है या गुणहीन है और सक्रिय होता है। कर्म कितने प्रकार के, 5। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुचन, प्रसारण, गमन। सामान्य क्या है, अनेक वस्तुओं में सामान्य रूप में सम्मिलित रहने वाला पदार्थ सामान्य है। सामान्य क्या है, अनेक वस्तुओं में समान रूप से सम्मिलित रहने वाला पदार्थ सामान्य है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जाति भी कहते हैं। सामान्य के कितने रूप हैं, तो सामान्य के 2 रूप हैं, जाति रूप और उपाधि रूप होता है। तो जाति रूप सामान्य क्या है, शुद्ध सामान्य है। जाति रूप सामान्य क्या होता है, तो जाति रूप सामान्य मेरा शुद्ध सामान्य होता है। तो भारतीय दर्शन में कितने सामान्यों की चर्चा की गई है, तो भारतीय दर्शन में 3 सामान्यों की चर्चा की गई है, नामवाद, संप्रत्ययवाद और वस्तुवाद। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन का सामान्य विचार क्या होता है, तो वैशेषिक दर्शन का सामान्य विचार हमारा वस्तुवादी होता है। ठीक है, अब विशेष की कितनी विशेषताएं हैं, तो 2 होता है, सामान्य रहित और एक व्यक्ति वृत्ति होना होता है। ठीक है, अब समवाय संबंध किसे कहते हैं, तो 2 वस्तुओं का वह संबंध जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता उसे हम लोग समवाय संबंध कहते हैं। अंग्रेज और गोरापन, सेब और लाली, समवाय संबंध है। अब है संबंध कितने प्रकार के, तो संबंध 2 प्रकार के हैं। कौन कौन, समवाय और संयोग। अब संयोग क्या होता है, तो संयोग बाह्य और आकस्मिक होता है, जैसे नदी और नाव का संबंध। ठीक है, समवाय क्या होता है, तो समवाय जो होता है आंतरिक होता है और अनिवार्य होता है, तो उसे हम लोग समवाय संबंध कहते हैं। अभाव कितने प्रकार के हैं, तो अभाव 2 प्रकार के होते हैं, संसर्गाभाव, तादात्म्य भाव। तादात्म्य भाव को क्या कहते हैं, तो तादात्म्य भाव को अनन्या भाव भी कहते हैं। संसर्गाभाव कितने प्रकार का, तो संसर्गाभाव 4 प्रकार का है, प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, सामायिक भाव। ठीक है, अभाव किसको कह रहे हैं, तो अभाव वह होता है जो अनुयोगी में प्रतियोगी की अनुपस्थिति, उसे हम लोग अभाव कहते हैं। अभाव का ज्ञान क्या है, तो विशेषण सन्निकर्ष द्वारा प्रत्यक्ष से होता है। भाष्य का ज्ञान अन्य 5 सन्निकर्षों द्वारा प्रत्यक्ष से या अनुभव से होता है। तो इस तरह से अभाव का ज्ञान किसके सन्निकर्ष से होता है, तो विशेषण भाव के सन्निकर्ष से अभाव का ज्ञान होता है। तो इस तरह से हम लोगों को मैंने जो इम्पोर्टेंट समझा, अब मैं समझी जो आप लोगों को आज बताने की कोशिश की कि वैशेषिक दर्शन में किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन के साथ भी मैं 4-5 डिस्कस कर देती हूँ, आप लोग का क्लियर है। जैसे क्वेश्चन है
जो अभिधेय और प्रमेय होता है को कहते हैं। विच इज नेमेबल एंड नोमेबल इज कॉल्ड। अब ऑप्शन है पदार्थ, दूसरा तत्व, तीसरा धारणा, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से चुनना है। तो ऐसे ही आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आप उसमें से सेलेक्ट करेंगी। अब दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ 2 प्रकार के, भाव और सेकंड ब्लैंक। सो पदार्थ इज ऑफ 2 काइंड्स, भावा एंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को भरिए। तो फर्स्ट अभावा, दूसरा सेकेंड प्रतिभावा, थर्ड भावना, फोर्थ प्रतिमा। तो आपको भरना है कि पदार्थ 2 प्रकार के हैं, कौन कौन, भाव और अभाव। हाँ, इसी तरह से अभाव। तो सामान्य एक पदार्थ है। अब क्वेश्चन आएगा, सामान्य इस पदार्थ था, 4 ऑप्शन, अभावा, भावा, भावा भाव, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सामान्य एक पदार्थ क्या है, भाव पदार्थ है कि अभाव पदार्थ है, बताइए। सामान्य कौन सा पदार्थ है, सामान्य एक भाव पदार्थ है। ठीक, गुड, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब है 4th है, अभाव अनुयोगी में प्रतियोगी की है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक। अभावा इज ऑफ, प्रतियोगी इज अनुयोगी। ऑप्शंस है उपस्थिति प्रेजेंस, अनुपस्थिति अब्सेंस, संसर्गता और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से कांटेक्ट में है, संसर्ग है, प्रेजेंस है, अब्सेंस है, नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। तो क्या है, अभाव क्या है, अनुयोगी में प्रतियोगी की है, क्या है, व्हाट, अनुपस्थिति है, ऑप्शंस है, बताए थे ना। अनुयोगी में प्रतियोगी की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, अभाव कहते हैं। इसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ आएगा, जैसे कि गुण और कर्म का अभाव है, द सपोर्ट ऑफ गुना एंड गुण और कर्म का आश्रय है, द सपोर्ट ऑफ गुना एंड कर्मा इज, ऑप्शंस है द्रव्य, सबस्टेंट, सामान्य, यूनिवर्सल, समवाय, इनहेरेंस एंड फोर्थ पर्टिकुलर, विशेष। तो आपको क्या लिखना है, गुण और कर्म का आश्रय किसमें कहा गया है, सबस्टेंस, द्रव्य में कहा गया है। गुण होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण होता है, गुना इज, ऑप्शंस हैं सक्रियता, एक्टिव, सेकंड दूसरा निष्क्रिय, इनएक्टिव, थर्ड स्लो, फोर्थ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो गुण क्या होता है, तो गुण जो हमारा होता है वो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सामान्य संबंधी उपयुक्त विचार है, द एप्रोप्रिएट थॉट रिलेटेड यूनिवर्सल इज, पहला नोमिनलिज्म, नामवाद, संप्रत्ययवाद, कॉन्सेप्शुअलिज्म, थर्ड रियलिज्म, वस्तुवाद, फोर्थ उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से क्या होगा, सामान्य संबंधी उपयुक्त विचार है, तो ऑल ऑफ एबव, सभी हैं इसमें, उपयुक्त सभी, नामवाद भी है, संप्रत्ययवाद भी और वस्तुवाद भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवाय संबंध है, समवाय इज ए रिलेशन, क्या है, आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, आपका काल सापेक्ष है, टाइम फैक्टर है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो समवाय संबंध क्या होता है, वो अनिवार्य है, नेसेसरी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। मैंने ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों का डिस्कस की मैं कर रही थी कब से, और फिर मैंने आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ भी बताई कि किस तरह से एग्जाम में आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा और आप लोग उसमें से चूज करके आंसर को सिलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, मैं समझती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आप लोगों को आज ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो इस पर आप लोग कमेंट करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।